अगर आप सैटरडे को अपने एरिया के नियरेस्ट मॉल में जाते हो, तब सडनली आपको दो स्टोर्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल साइड बाय साइड, जिसमें आपको दो अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। पहला स्टोर है ज़ूडियो, जहां वॉल टू वॉल भीड़ है। लोग लिटरली एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। 299 वाली टी शर्ट सोल्ड आउट हो रही है। 699 वाली जीन्स 2 दिन से ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है। स्टोर में अवेलेबल सारे के सारे अपेरल्स सिर्फ 999 रुपीज के अंदर। और दूसरा स्टोर है H&M। जैसे ही आप उस स्टोर में एंटर होते हो, तब आपको लिटरली अपने ही फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। बेसिक टी शर्ट यहाँ पे 1299 रुपीज की होती है और एक सिंपल ड्रेस 3999 रुपीज। और स्टोर में इतनी जगह है कि तुम एक फुल स्प्रिंट लगा सकते हो बिना किसी से टकराए। बट दोनों ही स्टोर्स में इतना डिफरेंस क्यों है? और H&M तो ब्रांड है, एक स्टैंडर्ड है, फिर भी उनके स्टोर खाली होता है। 74 कंट्रीज में उनके स्टोर्स है। डिकेड्स ऑफ ग्लोबल डोमिनेशन का उनके पास रिकॉर्ड है। इवन वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन है। वो लोग फैशन ट्रेंड क्रिएट करते हैं। उनके पास तो बजट भी है, ब्रांड वैल्यू भी है और इंटरनेशनल एक्सपर्टीज भी। और ज़ूडियो, वो तो एक इंडियन ब्रांड है जो टाटा ग्रुप का साइड प्रोजेक्ट था, जो 2016 में लॉन्च हुआ विदाउट एनी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और ग्लोबल फैशन वीक प्रेजेंस। फिर भी उनके स्टोर्स में इतनी भीड़ क्यों होती है? सो द क्वेश्चन इज, ज़ूडियो ने H&M को इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में पीछे कैसे छोड़ दिया? ये सिर्फ H&M या ज़ूडियो की ब्रांड स्टोरी नहीं है, ये उस ग्राउंड ब्रेकिंग शिफ्ट की स्टोरी है जो 2020 से लेकर 2026 के बीच इंडियन रिटेल में हुआ, जिसने लिटरली वो हर एक स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया जो ग्लोबल ब्रांड सोचते थे कि वो इंडिया में इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। India's retail sector witnessed strong growth this festive season, generating business worth rupees 5.40 lakh crore. Alongside a Swadeshi campaign becoming the major drivers for this growth. Premium is the dominant word on the retail horizon. India is now the world's 5th largest destination for retail. The industry is on track to grow at a rate of 9% over 2019 to 2030, from $779 billion in 2019 to $1,407 billion by 2026. The industry is expected to cross $1.8 trillion by 2030. Before we start, I want you to answer these 3 questions honestly. क्या आप एक्चुअली जानते हो कि इंडियन रिटेल में अभी जेन्युइनली कौन सा ब्रांड डोमिनेट कर रहा है? सिर्फ वो नहीं जो सबसे ज्यादा एड्स चलाता है, बल्कि वो जो रियल मनी बना रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। क्यों H&M और Zara जैसे जायंट्स इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि लोकल इंडियन ब्रांड्स आर लिटरली डोमिनेटिंग द मार्केट? फाइजिटल वर्ड सुना है कभी आपने? क्योंकि ये वर्ड आज 2026 में इंडिया के हर रिटेल बोर्ड रूम में बोला जा रहा है। और अगर तुम नहीं जानते कि इसका मतलब क्या होता है, तो तुम ऑलरेडी इस रेस में काफी पीछे हो। अगर इन तीनों सवालों के जवाब आप कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहे, then welcome to the club, because most people are not aware about this, and the shocking part is most people aren't even asking these questions yet। और यही अवेयरनेस को आप तक पहुंचाना, यही हमारा मोटो है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड क्विक D2C हैक्स एंड मार्केटिंग टिप्स के लिए हमारे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम कम्युनिटीज का हिस्सा बने। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गाइज, आपके लिए तो ये सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 2020 से लेकर 2026 तक इंडियन रिटेल का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ज़ूडियो ने H&M को एग्जैक्टली कैसे बीट किया, डीमार्ट ने अमेजोन को ग्रोसरी गेम में कैसे आउटस्मार्ट किया, टियर 2 और टियर 3 सिटीज ने पूरा इक्वेशन कैसे पलट दिया, एंड विच ब्रांड्स फिगर्ड आउट द विनिंग फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट वो फंडामेंटल लेसन जो एक्सप्लेन करता है कि व्हाई इंडिया इज डिफरेंट। क्यों वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो अमेरिका एंड यूरोप में परफेक्टली काम करती है, वो यहाँ इंडिया में कंप्लीटली फेल हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो ये समझो कि 2020 से पहले रिटेल इंडस्ट्री काम कैसे करती थी। ब्रांड्स कंट्रोल करते थे सब कुछ, क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा। तुम बस वॉक इन करते थे और जो सामने दिखता था वो खरीदते थे। सिंपल एंड सॉर्टेड। मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ, ये फिक्शनल नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। ये लिटरली आज हो रहा है।
प्रोबेबली आपके घर में कुछ लोग ये चीज करते ही होंगे, शायद आप खुद भी। इमेजिन आज संडे मॉर्निंग है, एक लड़की है जिसको अपकमिंग वेडिंग के लिए ड्रेस खरीदनी है। उसने इंस्टाग्राम खोला, एक ड्रेस देखा, देन उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मिंत्रा पे वो ड्रेस 2499 रुपीज की थी, जुडियो की वेबसाइट पे 799 रुपीज की एंड अमेजोन पे 1899 रुपीज की थी। और उस लड़की ने अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। वो अपनी कार में बैठी और जुडियो स्टोर में गई क्योंकि उसे फैब्रिक फील करनी थी। मिरर में देखता था कि ये आउटफिट उस पर अच्छा लगेगा या नहीं। 5 ड्रेसेस ट्राई करने के बाद हर एक का फोटो उसने लिया एंड व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को भेजकर उनके ओपिनियंस मांगे। और यही वो मोमेंट है जो सब कुछ चेंज कर देता है। जुडियो स्टोर के अंदर ही उसने फिर से प्राइसेस को चेक किया अपने फोन पे। अगर जुडियो का स्टोर प्राइस उसे बेस्ट लगेगा तो वो वही से ही खरीदेगी। अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उससे सस्ते भाव में वो ड्रेस दे रहा होगा तो वो वहां से ऑर्डर प्लेस कर देगी, जिसमें बट ऑब्वियस उस लड़की को दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बेस्ट प्राइस मिला, तो उसने तुरंत ही ऑर्डर प्लेस कर दिया और जुडियो स्टोर से वो खाली हाथ ही वापस आ गई। 2015 में, यानी कि 11 साल पहले ये इम्पॉसिबल था। 2026 में ये काफी नॉर्मल है। ये सिर्फ एक लड़की की स्टोरी नहीं है, ये 270 मिलियन इंडियन ऑनलाइन शॉपर्स का डिफॉल्ट बिहेवियर है। पूरा गेम ही शिफ्ट हो गया। और ये रेवोल्यूशन बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली जैसे टियर 1 सिटी से शुरू नहीं हुआ। वहां तो लोग राशन भी ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, कहाँ उनके पास इतना टाइम है। ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ उन सिटीज से जिन्हें ग्लोबल ब्रांड्स ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, विच इज टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। ये नंबर्स को जरा ध्यान से सुनना और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करना। डेलॉयट और FICCI के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 60% से भी ज्यादा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आज टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आ रहे हैं। फेस्टिव सीजन में तो ये नंबर 75% तक पहुंच जाता है, विच इज अ वेरी मैसिव स्पाइक। मतलब दिवाली में हर 4 में से 3 ऑनलाइन परचेजेस उन सिटीज से ही होता है, जिन्हें ऑलमोस्ट सभी ग्लोबल ब्रांड्स ने अपने मैप्स पे डाला भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं सूरत, कानपुर, भुवनेश्वर, नासिक, सोलापुर जैसे टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज की। अब सोचो उन शॉपर्स के बारे में जो इन्हीं सिटीज में रहते हैं। वो भी सेम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उन्हें भी सेम ट्रेंड्स दिख रहे हैं जो साउथ बॉम्बे में दिख रहे हैं। सेम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सेम न्यू लॉन्चेस एंड सेम फोमो। लेकिन उसका डिस्पोजेबल इनकम एंड उनकी प्राइस सेंसिटिविटी दोनों सेम होता है या अलग? कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे स्मार्ट इंडियन ब्रांड्स ने एक क्रिटिकल इंसाइट पकड़ी जो बाकी सब ग्लोबल ब्रांड्स मिस कर गए। ये टियर 2 और टियर 3 सिटी के कंज्यूमर्स वो फ्यूचर मेट्रो कंज्यूमर्स नहीं थे जो सम डे अपग्रेड हो जाएंगे। ये एक कंप्लीटली सेपरेट कस्टमर सेगमेंट था, अपनी डिफरेंट नीड्स के साथ एंड अपनी डिफरेंट स्पेंडिंग हैबिट्स के साथ। उन्होंने फ्रॉम डे 1 अपने 60% स्टोर्स टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में खोले। ये उनकी एक्सपेंशन नहीं बल्कि प्राइमरी स्ट्रेटेजी थी। H&M के 85% स्टोर्स टियर 1 सिटीज में थे और अभी भी है, विद सेम ओल्ड असम्पशंस एंड ओल्ड ब्लूप्रिंट। अब आती है मेन स्टोरी। सितंबर 2016, बेंगलुरु का कमर्शियल स्ट्रीट ट्रेंड लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप का रिटेल आर्म है, वो एक स्टोर खोलता है। कोई एड्स नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई फ्लैशी या स्क्रिप्टेड इन्फ्लुएंसर कैंपेन नहीं, लिटरली नथिंग। बस एक रूल, एक सिंगल रूथलेस रूल जिसे उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। हर चीज 999 रुपीज के अंदर। Tata Group's retail arm, Trent Limited, took a leap of faith into the world of fashion retailing and introduced Zudio. टाटा ग्रुप का ये एक और स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन में और मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस मजबूती की एक खास वजह है। कंपनी की एजीएम हुई थी जहाँ पे अग्रेसिव होके कंपनी ने जो टारगेट दिए हैं FY24 के वो काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीद से ज़्यादा कंपनी एक्सपैंड करने वाली है अपने स्टोर्स को, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल्स देखे गए हैं पिछले 1-2 साल में। हर एक मिनट पर 40 टी-शर्ट, 10 डेनिम और 60 डीओ उनकी बिक्री में दिख रहे। तो हर मिनट इतनी ज़्यादा ग्रोथ के चलते स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी यहाँ पे नज़र आ सकता है। उसी सेम टाइम पे H&M
1299 रुपीज में बेसिक व्हाइट टी शर्ट बेच रहा था और जारा के तो बेसिक कलेक्शन ही 3999 रुपीज से स्टार्ट होते थे। दोनों ही ब्रांड्स कॉन्फिडेंटली टारगेट कर रहे थे मेट्रो सिटीज के यूथ को, जो सिर्फ ब्रांड नेम के लिए प्रीमियम प्राइस पे करेगा। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इंडिया में एक वेरी स्पेसिफिक रियलिटी थी जो ये ब्रांड समझ ही नहीं पाए। इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम एस्पिरेशंस की स्पीड के हिसाब से कभी नहीं बढ़ती। लोगों को ऑब्वियसली वो ट्रेंडी कपड़े पहनना अच्छा लगता था, लेकिन 1500 रुपए एक टी शर्ट के लिए ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था, जहां ज़ूडियो में वही सेम स्टाइल 299 रुपीज में मिल रही थी। उन्होंने वो पूरा प्राइस सेगमेंट कैप्चर किया जो 300 से नीचे इन ट्रेंडी कपड़ों को खरीदना चाहते थे, जो अब तक अनऑर्गेनाइज्ड शॉप्स के पास थे या तो फिर स्ट्रीट वेंडर्स के पास। लेकिन ज़ूडियो ने उसी सेगमेंट में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल क्वालिटी और फास्ट फैशन ट्रेंड साइकिल्स लॉन्च किए। हर 2 हफ्ते में नए कलेक्शन, 100% प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, मतलब कि फुल कंट्रोल ओवर डिजाइन, प्राइसिंग एंड सप्लाई चेन। कोई मिडलमैन नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, और इसका रिजल्ट सुन के आप हैरान हो जाओगे। FY 2025 में ज़ूडियो ने $1 बिलियन की सेल्स क्रॉस की। ट्रेंड का फुल ईयर रेवेन्यू 38.5% सर्ज करके 17,134.61 करोड़ तक पहुंचा। FY 25 में उन्होंने 244 नए स्टोर्स लॉन्च किए, टोटल 765 स्टोर्स इन 235 सिटीज, एंड दिसंबर 2025 तक 854 स्टोर्स, जिसमें UAE में उन्होंने 4 इंटरनेशनल स्टोर्स भी लॉन्च किए। और H&M के साथ क्या हुआ? नेगेटिव ग्रोथ एंड पोजिशनिंग क्राइसिस, एंड ज़ारा flat store count and revenues plateaued. But here's the catch. ज़ूडियो की रियल जीनियसनेस उनके नंबर्स में नहीं, बल्कि उनके बिजनेस मॉडल में है, which is FOCO, फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। मतलब कि फ्रेंचाइजी 3 से 4 करोड़ लगाते थे स्टोर सेटअप में, ज़ूडियो ऑपरेशंस और ब्रांडिंग कंट्रोल करता था, which drives rapid expansion on minimal capital burn, 80 to 85% फुल प्राइस सेल्स, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा होता है। मतलब कस्टमर्स डिस्काउंट के लिए वेट नहीं करते थे, उनके लिए एवरीडे प्राइस भी काफी सेटिस्फाइंग थी। और 2026 का सबसे एक्साइटिंग एंगल पता है क्या है? ये ब्रांड अब इंटरनेशनल हो रहा है। सितंबर 2024 में उन्होंने दुबई के सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर लॉन्च किया। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि क्या इंडिया का फॉर्मूला ग्लोबली वर्क कर पाएगा? ये सवाल का जवाब हमें आने वाले 2-3 साल में मिलेगा। आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ज़ूडियो की ड्रामेटिक डोमिनेशन के बीच एक और ब्रांड था जो बिल्कुल साइलेंटली, बिल्कुल पेशेंटली अमेज़न और रिलायंस दोनों को ग्रोसरी गेम में लिटरली धूल चटा रहा था। कोई हाइप नहीं, कोई वायरल मूवमेंट नहीं, सिर्फ एक स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल डिसिप्लिन। डी-मार्ट, जो 2002 में राधा किशन दमानी ने लॉन्च किया, एक वैल्यू इन्वेस्टर जिसने रिटेल में एंटर करके सिर्फ 3 सिंपल प्रिंसिपल से अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, जिसका लॉजिक सुन के लगता है कि यार कोई भी चीज इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। प्रिंसिपल नंबर 1, स्टोर खरीदो, रेंट मत करो, लॉन्ग रन में पैसा बचाओ, फुल कंट्रोल लो। प्रिंसिपल नंबर 2, सप्लायर्स को अर्ली पे करो, वॉल्यूम में डिस्काउंट लो, वो सेविंग सीधी कस्टमर को दो लोअर प्राइसेस के फॉर्म में। प्रिंसिपल नंबर 3, सिर्फ वही स्टॉक करो जो एक्चुअली बिकता है हर जगह की लोकेलिटी के हिसाब से। यही 3 प्रिंसिपल्स को उन्होंने एक ऐसे मशीन की तरह एग्जीक्यूट किया कि जिसे अमेज़न भी कंसिस्टेंटली कम्पीट नहीं कर पाया बेसिक ग्रोसरी स्टेपल्स पे। चलिए इससे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। किसान केचप का MRP 120 रुपीज है, डीमार्ट में उसी सेम केचप को 73 रुपीज में बेचा जा रहा है, 40% बिलो MRP, जहाँ ग्रोफर्स उस केचप को 100 रुपए में बेच रहा है, एंड Amazon somewhere in between। FY 2025 में डी-मार्ट ने 57,790 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू किया, विद 16.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। उनका नेट प्रॉफिट 2,927 करोड़ का था, सो द नेट प्रॉफिट मार्जिन वॉज 5.1%। और ग्रोसरी रिटेल में जहाँ मार्जिन काफी थिन होता है, वह EBITDA मार्जिन 8.4% आना जेन्युइनली रिमार्केबल है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पता है क्या है? जब जियो मार्ट जैसी ब्रांड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रही थी, तब डी-मार्ट ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉल लिया। उन्होंने डी-मार्ट रेडी लॉन्च किया ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए, लेकिन पूरा का पूरा मॉडल ऑनलाइन शिफ्ट करने की गलती नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर को फंडामेंटली समझा था। डी-मार्ट का कोर कस्टमर्स फ्रेशली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को
फिजिकली देखना चाहता है, इम्पल्सिव आइटम्स ग्रैब करना चाहता है पूरे स्टोर में वॉक करते हुए। उनके कस्टमर्स को वो वेयरहाउस जैसा एक्सपीरियंस काफी पसंद है। लिटरली संडेज को तो पूरी की पूरी फैमिलीज इसे एक फैमिली आउटिंग की तरह विजिट करता है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने 40,000 स्क्वायर फीट के मैसिव स्टोर्स बनाए हैं, वो भी रेसिडेंशियल एरियाज में, न कि बड़े बड़े मॉल्स के आसपास, बल्कि ऐसी जगह कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एक स्ट्रेटेजिक क्लस्टर्स के अराउंड हो, ताकि सप्लाई चेन एफिशिएंट रहे। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जेन्युइनली स्केल को बीट कर सकती है अगर तुम उस स्ट्रेटेजी को परफेक्टली एग्जीक्यूट करो। और ये सिर्फ ज़ुडियो और डी मार्ट की स्टोरी नहीं है, 3 और भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट एंगल से सेम फंडामेंटल ट्रूथ को प्रूव किया। रिलायंस रिटेल नाम तो सुना ही होगा, जिसका स्केल मैच करना इम्पॉसिबल है। FY25 में रिलायंस के रिटेल एम्पायर ने 3,30,870 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू किया था, विद 7.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक जगरनॉट का मोमेंटम दिखाता है। EBITDA 25 करोड़ एंड 53 करोड़ का रहा, जो ये साबित करता है कि ये स्केल सिर्फ वैनिटी नहीं बल्कि रियल प्रॉफिटेबिलिटी है। और फिजिकल स्टोर्स की बात करें तो इनके 19,340 स्टोर्स है, जिसका टोटल अराउंड 77.4 मिलियन स्क्वायर फीट होगा। इंडिया में किसी भी रिटेलर ने आज तक इतना बड़ा फुटप्रिंट नहीं बनाया। स्ट्रेटेजी सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूशन ब्रूटल। हर कैटेगरी में डोमिनेंट रहना, हर जगह फिजिकली प्रेजेंट रहना और जियो मार्ट के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बीच की लाइन को कम्प्लीटली ब्लर कर दे। ये सिर्फ एक रिटेल नहीं बल्कि ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग मशीन है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा डेटा आपको मिलेगा एंड उससे उतनी बेटर टारगेटिंग होगी और कंपटीटर्स के लिए कम्पीट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। शेयर स्केल का यही मतलब होता है और इस गेम में ऑनेस्टली नोबडी कैन टच देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेंसकार्ट। उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो सरफेस लेवल पे सिंपल लगती है, लेकिन जिस दिन उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला वो दिन इंडियन रिटेल के लिए जेन्युइनली रेवोल्यूशनरी था। प्रॉब्लम ये थी कि प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस एक डीपली पर्सनल चीज है। लोग उन्हें पहनने के बाद खरीदते हैं, फील करने के बाद खरीदते हैं, तो फिर उन्होंने ऑनलाइन कैसे बेचा? आंसर था 3D वर्चुअल ट्राई ऑन टेक्नोलॉजी। हजारों ऑप्शंस घर बैठे ट्राई करो, अपने चेहरे पे देखो कि वो ग्लासेस आपके फेस पे कैसे लग रहे हैं, तब डिसाइड करो। लेकिन लेंसकार्ट ने सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने फिजिकल स्टोर्स भी रखे इन पर्सन एक्सपीरियंस के लिए और दोनों ही चैनल्स को एक ही कस्टमर डेटा सिस्टम में फीड किया, ताकि कस्टमर्स चाहे तो सबसे पहले ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को देख ले कि भाई उनके फेस पे वो अच्छा लगेगा या नहीं, उसके बाद स्टोर विजिट करे। एक्सपीरियंस हर जगह सीमलेस रहना चाहिए, जिससे FY25 में इनका रेवेन्यू 6,652.52 करोड़ रहा, 22.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लेकिन इसकी असली हेडलाइन रेवेन्यू नहीं थी। FY25 उनका सबसे पहला फुल ईयर ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी ईयर था। नेट प्रॉफिट 297.3 करोड़ था, जो कि ऑब्वियस था बिकॉज जब आप मार्केट में कुछ नया लाते हो तब कैश तो बंद होता ही है। ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये एक ड्रामेटिक डेलिबरेटेड टर्न अराउंड है जिसके पीछे सालों की स्ट्रेटेजी लगती है। लेंसकार्ट ने एक चीज प्रूव की जो बहुत से ब्रांड इग्नोर करते हैं। कुछ कैटेगरीज में एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट होता है। ग्लासेस सिर्फ एक आईवेयर नहीं है, वो एक पर्सन की आइडेंटिटी है और जिस दिन आप एक्सपीरियंस को रिमूव करते हो तब प्रोडक्ट अपना मीनिंग खो देता है। लेंसकार्ट ने वो एक्सपीरियंस प्रिजर्व किया और उसी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। अगर आपको इस 3D वर्चुअल ट्राई ऑन की असली पावर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे प्रीवियस वीडियो की लिंक पे क्लिक कीजिए, जहां हमने इसी टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी 6 स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया है जो 2026 में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सो डू चेक इट आउट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट ब्रांड विच इज फर्स्ट क्राई। ट्रस्ट बेचा, प्रोडक्ट्स नहीं। उन्होंने एक ऐसी इंसाइट पकड़ी जो स्मार्टेस्ट डेटा एनालिस्ट भी कभी दे नहीं सकता। बेबी प्रोडक्ट्स और प्रेगनेंसी रिलेटेड शॉपिंग रैशनल डिसीजंस नहीं होते, ये 100% इमोशनल होता है। नए पेरेंट्स एंग्शियस होता है, ओवरवेल्म्ड होता है, उन्हें चीपेस्ट प्राइस नहीं चाहिए, उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। तो फर्स्ट क्राई ने उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन पेरेंट कम्युनिटी बनाई, जिसमें वो पेरेंटिंग कंटेंट, Q&A एंड इन डेप्थ गाइडेंस देते हैं ताकि डीप ट्रस्ट बिल्ड हो। और उनके फिजिकल स्टोर्स भी है फॉर दोस मिडल ऑफ द नाइट अर्जेंट नीड्स। FY 2025 में ब्रेन बीस सॉल्यूशन
जो फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने 7,660 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू पोस्ट किया, जो FY24 के 6,481 करोड़ से भी 18% ज्यादा है। और अगर आपको सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि पूरा का पूरा स्केल देखना हो तो उनका GMV 10,585 करोड़ का था, वो भी 16% ग्रोथ के साथ, जो ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो कंसिस्टेंटली और कॉन्फिडेंटली ऊपर जा रहे थे। ये नंबर सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि इंडिया में पेरेंटिंग और किड्स का मार्केट अब एक सीरियस हाई स्टेक्स कैटेगरी बन चुकी है और फर्स्ट क्राई उस कैटेगरी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। वो सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, वो पेरेंटल एंजाइटी को रिड्यूस कर रहे हैं और उस इमोशनल वैल्यू के लिए इंडियन पेरेंट्स प्रीमियम प्राइस देने को रेडी है। अब एक सेकंड के लिए रुको और जरा सोचो, ज़ुडियो, डी-मार्ट, लेंसकार्ट, फर्स्ट क्राई और रिलायंस, इन्हें एक साथ देखने से एक पैटर्न इमर्ज होता है जो बिल्कुल क्लियरली हमें दिखता है। इनमें से किसी भी ब्रांड ने ग्लोबल ब्रांड्स की कॉपी करने की कोशिश नहीं की। हर एक ब्रांड ने डीपली समझा कि इंडियन कंज्यूमर्स कैसे सोचता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे खरीदता है, और उसके हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई एंड एग्जीक्यूट किया। ज़ुडियो ने H&M को बेटर डिजाइन से नहीं हराया, उन्होंने फास्टर कलेक्शंस, स्मार्टर प्राइसिंग से हराया। डी-मार्ट ने Amazon को बेटर टेक्नोलॉजी या बेटर ऐप से नहीं हराया, उन्होंने स्टोर ओनरशिप, ऑपरेशनल डिसिप्लिन और इस अंडरस्टैंडिंग पे हराया कि इंडियन ग्रोसरी शॉप पर फिजिकली प्रोडक्ट देखना चाहता है। लेंसकार्ट ने ट्रेडिशनल ऑप्टिकल स्टोर्स को चीपर प्राइस से नहीं हराया, उन्होंने सीमलेस पाइजिटल एक्सपीरियंस से हराया। फर्स्ट क्राई ने प्राइस पे कम्पीट नहीं किया, उन्होंने इमोशनल रीअश्योरेंस पे कम्पीट किया। रिलायंस ने वो शेयर स्किल से हराया जो कोई मैच नहीं कर सकता था। और ये सब एक चीज यूनाइट करती है, एक कॉमन थ्रेड जो इन सब के बीच में है। उन्होंने हाउ डू वी सेल मोर प्रोडक्ट्स पूछना बंद किया और एक कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि हम अपने कस्टमर की एक्चुअल डेली लाइफ में सीमलेसली कैसे फिट हो जाए। यही वो फंडामेंटल शिफ्ट है जो 2020 से लेकर 2026 के बीच में हुआ। 2026 तक इंडियन रिटेल ने शेल्फ स्पेस को कंट्रोल करना पूरी तरह छोड़ दिया। अब ये कंप्लीटली कंज्यूमर बिहेवियर के पैटर्न्स को डिकोड करने के बारे में है। आज का इंडियन शॉपर हाइपर अवेयर है, वो आपके स्टोर में खड़े खड़े ही 3 ऐप्स पे प्राइस कंपेयर कर रहा है, स्ट्रेंजर्स के रिव्यूज भी पढ़ रहा है बिफोर मेकिंग एनी परचेज, आपसे हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहने की एक्सपेक्टेशन रखता है। IBEF के डेटा के मुताबिक इंडिया का टोटल रिटेल सेक्टर 2024 में 81,57,859 करोड़ का था, रफली 952 बिलियन $। ई कॉमर्स तो अभी सिर्फ 8% है टोटल रिटेल का, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और ये हर एक ट्रेडिशनल रिटेलर को अडेप्ट करने की जरूरत है। 2030 तक ये सेक्टर 1.6 ट्रिलियन $, तक प्रोजेक्टेड है। एक सेपरेट डिलॉयट एंड FICCI की रिपोर्ट तो 1.93 ट्रिलियन $, तक भी पॉसिबल मानती है, वो भी 10% CAGR पे। और ये ग्रोथ अमेरिका या यूरोप की स्ट्रेटेजी को कॉपी करके नहीं आएगी, ये आएगी उन ब्रांड्स से जो जेन्युइनली इंडिया की प्राइस सेंसिटिविटी की रिस्पेक्ट करता है, जो डिजिटल हंगर को एम्ब्रेस करते हैं फिजिकल प्रेजेंस के साथ, जो इंडिया की इनक्रेडिबल जियोग्राफिक डाइवर्सिटी को ऑनर करता है। क्योंकि इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये लिटरली हजारों अलग अलग मार्केट्स है, अलग लैंग्वेजेस, अलग प्रेफरेंसेस, अलग परचेसिंग पावर के साथ। जो भी ब्रांड इसको एक सिंगल यूनिफॉर्म मार्केट की तरह ट्रीट करेगा वो 110% फेल होगा। जो भी ब्रांड एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो इन सबको सर्व कर सके, वो ब्रांड विन करेगा। इंडिया को ग्लोबल रिटेल की बेटर एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए थी, बल्कि इंडिया को एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम चाहिए था, जिसे ज़ुडियो ने समझा, डी-मार्ट ने समझा एंड लेंसकार्ट ने समझा। और जो नहीं समझे वो आज भी अपने ग्लोबल स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश में ही लगे हैं। और अगर तुम कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हो इंडिया में या कहीं भी, ये लेसन तुम्हारे लिए है। तुम्हारी एक कॉमन ग्लोबल स्ट्रेटेजी सिर्फ उसी मार्केट के लिए है जहां वो बनाई गई थी। इंडिया को एक कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी चाहिए थी, नया विजन चाहिए था, और जिन्होंने भी स्क्रैच से नई स्ट्रेटेजी बनाने की हिम्मत की, उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। सो चॉइस इज योर्स। अब मुझे बताओ कि इन सब ब्रांड्स में से आज 2026 में कौन है जिसके साथ कम्पीट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है? रिलायंस, डी-मार्ट, ज़ुडियो या फिर कोई और ब्रांड? कौन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मोड बना के बैठा है और क्यों? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो एंड कुछ ऐसा सीखा हो जो पहले कभी नहीं पता था,
तो हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी इंसाइटफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसा कवर करेंगे जो इंडियन बिजनेसेस में अभी हो रहा है, विच इज नॉट अ थियरी but a pure ground reality. So don't forget to hit the bell icon so that you don't miss another valuable video from Pixel Apex Labs.